वो चूंकि, वो कौन, तत्, तत् से क्या लोगे, तद व्याकरण शास्त्रम, वो जो व्याकरण शास्त्र है वो, तंत्रम इव, ये तंत्रम जो पहला तंत्र शब्द है किसको कह रहा है, लोक वाले तंत्र को, ठीक है, लौकिक तंत्र को। ये क्योंकि वह व्याकरण शास्त्र लौकिक तंत्र की भांति होता है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, तंत्रम, तद्धि तंत्रम इव तंत्रम। अब कैसे लौकिक तंत्र की भांति ये व्याकरण शास्त्र है उसको अग्रिम पंक्ति में दिखाते, साधर्म्य को घटा के दिखा रहे हैं। दैर्घ्येण प्रस्तारितास्तंतवस्तंत्रमिति उच्यन्ते, ये दैर्घ्य रूप से प्रसारित जो धागे हैं, तंतु हैं, उनको तंत्र कहा जाता है लोक में। यथा तद अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोर अनुग्राहकम, जैसे वो अनेक आड़े खड़े हुए जो धागे हैं उनका अनुग्राहक हो जाता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल वाले धागे होते हैं वो वर्टिकल वाले धागों के क्या हो जाते हैं, अनुग्राहक हो जाते हैं, तथा एक साथ अनुग्राहक हो जाता है, ठीक है। यथा तद अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोर अनुग्राहकम, जैसे वो तंत्र अनेक तिरश्चीन तंतुओं का अनुग्राहक होता है। तथा इदमपि अनेकस्य लक्ष्यस्य इति, वैसे ही ये व्याकरण शास्त्र भी क्या होता है, अनेकस्य लक्ष्यस्य अनुग्राहकम, अनेक लक्ष्यों का, लक्ष्य माने शब्द रूप, लक्ष्य के व्याकरण शास्त्र में लक्ष्य क्या है, शब्द रूप, और लक्षण क्या है, सूत्र, सूत्रों को ही क्या कहा जाता है, लक्षण, ठीक है। और उन सूत्रों से जो शब्द सिद्ध होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लक्ष्य। तो कुल मिला के व्याकरण में दो ही बातें, लक्षण और लक्ष्य, ठीक है, सूत्र और उनके द्वारा साध्य शब्द। तो ये पहला अर्थ हुआ पूरा, एतदस्य तंत्रेण साधर्म्यम, यथा तद अनेकस्य, यथा तद, इस पंक्ति में तद से किसको लोगे, यथा तद, तदिति किम, तद लौकिकम तंत्रम, ठीक है। जैसे वो लौकिक तंत्र अनेकस्य तिरश्चीनस्य तंतोर अनुग्राहकम, अनेक तिरश्चीन तंतुओं का, खड़े हुए तंतुओं का, धागों का अनुग्राहक हो जाता है। तथा इदमपि अनेकस्य लक्ष्यस्य, तथा उसी प्रकार इदम, इदम किम, इदम व्याकरण शास्त्रम अनेकस्य लक्ष्यस्य, अनेक लक्ष्यों का, लक्ष्य, लक्ष्यस्य इति की कस्य, शब्द रूपस्य, ठीक है, अनेक शब्द रूपों का क्या हो जाता है, देखो अनुग्राहक पढ़ा नहीं है ना यहाँ पे, पूर्व पंक्ति से अपने आप आ जाएगा, ठीक है, अध्याहृत हो जाएगा अर्थवशात। तथा इदम अपि अनेकस्य लक्ष्यस्य अनुग्राहकम इति एतद अस्य तंत्रेण साधर्म्यम, एतद साधर्म्यम, यह साधर्म्य है, अस्य, अस्य कस्य, व्याकरण शास्त्र से, यह इस व्याकरण शास्त्र का साधर्म्य है, किसके साथ, तंत्रेण, लौकिक तंत्र के साथ, ठीक है। व्याकरण शास्त्र का लौकिक तंत्र के साथ ये साधर्म्य है, इसलिए व्याकरण शास्त्र को भी हम क्या कह देते हैं, तंत्र। स्पष्ट हुआ। चलिए, सादृश्य से बहुत सारे प्रयोग होते हैं ना लोक में, और आप तो साहित्य भी पढ़ते हैं साथ में, तो आपने देखे होंगे, सादृश्य से बहुत सारे प्रयोग कर देते हैं ना, नहीं करते लोक में। जैसे कोई देवदत्त के जैसे चलता है तो उसको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं ये आ गया देवदत्त, नहीं करते हैं ना सादृश्य से प्रयोग। कोई जो है वो ज्यादा ही पांडित्य प्रकट करता हो तो ये आ गए बृहस्पति जी। तो ऐसे ही सादृश्य से प्रयोग होते हैं, तो इसको बोलते, क्योंकि लौकिक तंत्र भी अनेक का अनुग्राहक होता है, तो ये अनेक का अनुग्राहकत्व रूप जो साधर्म्य है, किस साधर्म्य को पकड़ा पूछे तो अनेक। साधर्म्य क्या देखा दोनों में, तंत्र में और व्याकरण शास्त्र में, लौकिक तंत्र में और व्याकरण शास्त्र में किस साधर्म्य को देखा है, अनेक का अनुग्रहत्व, ठीक है, या अनेक का अनुग्राहकत्व। इस साधर्म्य को पकड़ करके लौकिक तंत्र में ये गुण देखने को मिलता है कि वो अनेक को अनुग्रहित कर देता है एक साथ, वैसा ही व्याकरण शास्त्र में भी देखने को मिलता है। तो इस साधर्म्य से व्याकरण शास्त्र को भी क्या कह दिया गया, तंत्र। ये एक व्याख्यान हो गया, ठीक।
तंत्र शब्द का व्याकरण शास्त्र अर्थ कैसे ले लिया हमने। दूसरा तरीका क्या बताया है आचार्य ने कि या तो हम तत्री धातु से जो है वो कोई साधन में, अब सादृश्य नहीं लिया जा रहा दूसरे अर्थ में, हमने जो है वो तत्री शब्द का अर्थ ही बदल दिया, तत्री जो धातु थी उसको ही व्युत्पादन अर्थ में मान लिया। ठीक है, तो फिर तंत्र शास्त्र को कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर तंत्र शब्द का अर्थ ऐसा होगा तंत्र्यन्ते शब्दाहानेन, और तंत्र्यन्ते का अर्थ क्या है? व्युत्पाद्यन्ते। तंत्र्यन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति तंत्रम व्याकरणम। ठीक है, ये अर्थ घटेगा ना सीधे सीधे। अब हमें कोई सादृश्य दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कह रहे हैं शब्दों का व्युत्पादन किया जाता है जिस शास्त्र के द्वारा, वो तंत्र है। वो शास्त्र क्या है? तंत्र है। क्योंकि व्युत्पादन अर्थ में किसको मान लिया हमने? तत्री धातु को। किसको मान लिया? तत्री धातु को। ठीक है, तत्री को टुंब धारणी धातु बताई थी ना कल आपने, लेकिन धातवः यतः अनेकार्थाः भवितुमर्हन्ति, अनेकार्थाः ही धातवः। ये नियम है शास्त्र का कि एक ही धातु बहुत सारे अर्थों में भी प्रयोग हो सकती है। केवल धातु पाठ में जिस अर्थ में पढ़ दी उसी में होगी ऐसा नहीं है। तो अनेकार्थक धातुएं हैं ये मान करके तत्री कुटुंब धारणे को किस अर्थ में मान लिया? तत्री व्युत्पादने, इस अर्थ में मान लिया। और जब ऐसा मान लेंगे तो तंत्र्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति तंत्रम, ऐसा व्याख्यान करके हम तंत्र शब्द से किसको ग्रहण कर सकते हैं? शब्द शास्त्र को, व्याकरण शास्त्र को ग्रहण कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट हुई? न्यासकार ने दो अर्थ बताए ना तंत्र शब्द के, उसमें से पहला अर्थ क्या बताया? व्याकरण शास्त्र। तंत्र शब्द से व्याकरण शास्त्र अर्थ कैसे ले लेंगे इसकी दो प्रक्रियाएं बता दी। एक लौकिक तंत्र के साथ साधर्म्य घटा के दिखा दिया, उस हेतु से हम व्याकरण शास्त्र को तंत्र कह सकते हैं। दूसरा, तत्री धातु को ही व्युत्पादन अर्थ में मान लिया तो शब्दों का व्युत्पादन जिसके द्वारा किया जाएगा उसको हम तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से व्याकरण शास्त्र को तंत्र कहा गया। अब तंत्र शब्द का दूसरा एक अर्थ भी लिया आचार्य ने, जिनेंद्र बुद्धि जी ने, न्यासकार ने। क्या? सिद्धांत। तंत्र का अर्थ दूसरा क्या लिया है? सिद्धांत। तो सिद्धांत अर्थ कैसे लिया? उसके लिए प्रमाण दे दिया कि होता ही है, तंत्र शब्द जो है वो सिद्धांत अर्थ में अन्य शास्त्रों में भी प्रचलित है। तो उसके लिए अमरकोश का प्रमाण दे दिया। तंत्रम प्रधाने सिद्धांते, तंत्र प्रधान अर्थ में भी होता है और तंत्र सिद्धांत अर्थ में भी होता है। तो इसके लिए किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। जब पहले से ही कोई प्रसिद्ध अर्थ हो तो उसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। चलिए, इतना हम कल देख चुके थे। आगे देखिए, सार संग्रह इति सार शब्दोयम नपुंसकलिंगो न्यायादनपेते वर्तते तथा च अर्धर्चादिषु वक्ष्यति सार शब्द उत्कर्षे पुल्लिंगो न्यायादनपेते नपुंसके इति। कहते हैं कि ये जो सार शब्द है अगर वो नपुंसक लिंग वाला हो तो उसका अर्थ होता है न्यायाद अनपेतम। ठीक है, देखिए पहले एक बार शब्दशः पढ़ लेते हैं फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। सार शब्दोयम नपुंसक लिंगः, यह सार शब्द जब नपुंसक लिंग वाला होता है तो न्यायादनपेते वर्तते, न्यायादनपेत इस अर्थ में वर्तमान होता है। तथा च अर्धर्चादिषु वक्ष्यति, जैसा कि आचार्य अर्धर्चादि गण में बताएंगे, वैसा ही जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा ही आचार्य कहाँ बताएंगे? अर्धर्चादि गण में स्वयं ही बताएंगे। क्या बोलेंगे वहाँ? सार शब्द उत्कर्षे पुल्लिंगः, सार शब्द उत्कर्ष अर्थ में तो पुल्लिंग है और न्यायादनपेत इस अर्थ में नपुंसक लिंग वाला है। ठीक है, तो सार शब्द यहाँ पे नपुंसक लिंग वाला लिया इन्होंने और उसका अर्थ, सार शब्द के दो अर्थ हैं, उत्कर्ष स्पष्ट, सार शब्द पुल्लिंग में होगा तो उत्कर्ष उसका अर्थ है, और सार शब्द नपुंसक लिंग में भी होता है तब उसका अर्थ क्या हो जाता है? न्यायादनपेत। अब न्यायादनपेत का अर्थ सीधा सीधा अर्थ क्या है? न्याययुक्त। न्यायादनपेते का सीधा अर्थ क्या है? न्याययुक्त। ठीक है, कैसे हुआ ये अर्थ? अपेत शब्द कैसे बना है? अपपूर्वक इण गतौ धातु। तो अप इत माने दूर हटा हुआ, अपेत का अर्थ क्या है?
दूर हटा हुआ, विलग। तो अगर हम बोलें कि न्याय से अपेत, तो माने न्याय से विलग। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं अनपेत, तो अर्थ उल्टा हो गया ना, तो माने युक्त। न्यायाद अनपेत माने न्याय युक्त। आपका एक सूत्र भी है ना जिसमें अनपेत शब्द आया है, 4-4 में, बोलो। धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते, है ना। तो वहां पे अनपेत अर्थ में प्रत्यय होता है। तो जैसे धर्माद अनपेतः धर्म्यः, धर्म से जो युक्त हो उस कार्य को हम धर्म्य कहेंगे, ठीक है। माने जैसे कि जैसे उदाहरण के लिए ऐसे बोलते हैं कि जैसे स्मृतियों में जो व्यवस्था की गई है राजा के लिए, कि राजा को अपनी प्रजा से इतना इतना वो कर ले सकता है राज्य की समृद्धि के कार्य करने के लिए, तो उतना ही अगर लेता है तो वो तो धर्म्य कर होगा, ठीक है, धर्मयुक्त है, शास्त्रों के द्वारा जितना स्वीकृत है उतना ही है। और अगर वैसा नहीं करता है तो फिर वो अधर्म्य हो जाएगा। स्पष्ट हुआ अर्थ कुछ? ऐसे ही हम न्याय युक्त कोई व्यवहार कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा न्याय्यः। उसी सूत्र से प्रत्यय हो रहा है, यत् प्रत्यय चल रहा है ना वहां पे, प्राग्हिताद् यत्। तो न्यायाद अनपेतः न्याय्यः, ठीक है। चलिए, तो ये न्यायाद अनपेत का अर्थ क्या हो गया? न्याय युक्त। सार शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? न्याय युक्त। आगे देखिए, अग्रिम शब्द है हमारा संग्रह। तो उसको बताने के लिए कहते हैं सम्यक समन्ताद् वा गृह्यते लक्ष्यम लक्षणम चानेन इति संग्रहः। अब ये संग्रह शब्द भी इन्होंने करण अर्थ में बना लिया, पता चल रहा है ना आपको। सम उपसर्ग है, उसका अर्थ कर दिया सम्यक या तो फिर समन्ताद। सम से दोनों अर्थ ले सकते हो, या तो क्या ले लो, सम्यक या तो समन्ताद। सम्यक समन्ताद वा। और ग्रह शब्द जो सुनाई पड़ रहा है उसका व्याख्यान किया गृह्यते अनेन इति ग्रहः, ठीक है। सम्यक गृह्यते अनेन इति संग्रहः, सम्यक रूप से ग्रहण किया जाए जिसके द्वारा, वो क्या हो गया? अब यहाँ पे भावार्थ में नहीं लिया, संग्रह को जब भावार्थ में लेते हैं तो संग्रह कर दो, इकट्ठा कर दो, ठीक है। या ये व्यक्ति बहुत संग्रह करता है, बहुत एकत्रीकरण करता है वस्तुओं का, ऐसा अभिप्राय होता है ना। तो वहाँ पे संग्रह शब्द किस अर्थ में होता है? भावार्थ में। लेकिन यहाँ पे न्यासकार संग्रह शब्द को किस अर्थ में दिखा रहे हैं? करण अर्थ में। तो अर्थ बदल जाएगा। इस सम्यक रूप से अथवा सब ओर से ग्रहण किया जाता है जिसके द्वारा, उसको हम क्या कह रहे हैं? संग्रह। अब करण अर्थ में प्रत्यय कैसे कर लिया तो आगे दिखा रहे हैं। पहले ये देख लीजिए कि किसको ग्रहण किया जाए, तो उसका व्याख्यान कर दिया आचार्य ने, लक्ष्यम लक्षणम च, ठीक है। जब हम संग्रह शब्द का व्याख्यान करेंगे कि सम्यक गृह्यते अनेन इति संग्रहः, जिसके द्वारा सम्यक रूप से ग्रहण किया जाए, तो प्रश्न उठेगा ना, सम्यक रूपेण किम गृह्यते, सम्यक रूप से क्या ग्रहण किया जाता है? तो वहां पे उत्तर दे दिया है लक्षणम लक्ष्यम च, सम्यक रूप से लक्ष्य और लक्षण को ग्रहण किया जाता है जिसके द्वारा उस ग्रंथ को हम संग्रह कह रहे हैं। ग्रह व्रीद्रि निश्चिगमश्चेति करणे अप, ठीक है। ये करण में अप प्रत्यय कर दिया है समपूर्वक ग्रह धातु से, ग्रह व्रीद्रि निश्चिगमश्च सूत्र से। अब आगे देखिए, सार संग्रह एक समस्त शब्द था तो उसको समास कर रहे हैं। सारम चासौ संग्रहश्च इति सार संग्रहः, जो सार भी है और संग्रह भी है। सारम चासौ संग्रहश्च, कौन सा समास कर दिया? कर्मधारे तत्पुरुषः, ठीक है। जो सार भी है, ये ग्रंथ क्या है? सार संग्रह। काशिका का ही नाम क्या हो गया? सार संग्रह। काशिका का एक नाम क्या हो गया? सार संग्रह, क्योंकि ये सार भी है। सार भी है अर्थात न्याय युक्त व्याख्यान है, ठीक है। जैसा होना चाहिए, जितना होना चाहिए वैसा ही है, तो सार युक्त भी है। और ये संग्रह भी है। संग्रह क्या क्या है कि इसमें लक्षण और लक्ष्यों का एकत्रीकरण किया गया है इस शास्त्र के द्वारा, इसलिए ये संग्रह भी है, ठीक। चलिए, तो हम जब अर्थ कर रहे थे ना श्लोक का, तो हमने तो सार शब्द को उत्कर्ष अर्थ में लिया था। जब हम अर्थ कर रहे थे पहले, बिना काशिका बिना न्यासकार को पढ़े, तो हम अर्थ अलग कर रहे थे।
हम तो ये बोल रहे थे ना कि सब ग्रंथों में फैले हुए विप्रकीर्ण तंत्र का यहाँ पे सार जो उत्कर्ष भाग है उसको इकट्ठा किया गया है। तो हम सार शब्द को किस अर्थ में ले रहे थे? उत्कर्ष अर्थ में। और संग्रह शब्द को किस अर्थ में ले रहे थे? भाव अर्थ में। ठीक है, लेकिन ये न्यासकार ने व्याख्या अलग कर दी है। उनके अनुसार सार संग्रह का अर्थ है काशिका। ठीक है, विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह, क्रियते काशिका, ये अर्थ होगा वहां पे फिर। ठीक है, विप्रकृष्ट सब जगह फैला हुआ, वृत्ति भाष्य आदि में फैला हुआ जो विप्रकीर्ण तंत्र है, विप्रकीर्ण सिद्धांत है, उसका ये काशिका ग्रंथ बनाया जा रहा है। ठीक है, और वो काशिका कैसी है? वो काशिका कैसे है? उसका ये न्याय युक्त लक्ष्य लक्षणों को सबको संग्रहित करने वाला ग्रंथ बनाया जा रहा है। अर्थ स्पष्ट हुआ? अब सार संग्रह शब्द का अर्थ अलग कर दिया है जिनेंद्र बुद्धि जी ने, तो इसके अनुसार श्लोकार्थ परिवर्तित होगा फिर कि वृत्ति में, भाष्य में और धातु पारायण, नाम पारायण और अन्य व्याकरण संबंध ग्रंथों में जो विप्रकीर्ण तंत्र है उसको लेकर के ये काशिका ग्रंथ निर्मित किया जा रहा है। कैसा काशिका ग्रंथ? तो न्याय युक्त काशिका ग्रंथ और लक्ष्य लक्षणों को गृहीत करने वाला, संग्रह करने वाला काशिका ग्रंथ सम्यक रूप से ग्रहण किया जा सके, जिसके द्वारा लक्ष्य लक्षणों को ऐसा काशिका ग्रंथ किया जा रहा है। ठीक, चलें आगे देखें। अब ये सार संग्रह क्या हुआ उसको स्पष्ट भी कर दिया, क्योंकि सार शब्द भी इन्होंने विशेष अर्थ में ले लिया। जो हमने पहले अर्थ किया वो भी ठीक है, ठीक है, वैसा भी हम बोल सकते हैं। सार शब्द को उत्कर्ष अर्थ में लेते हुए और संग्रह शब्द को किस अर्थ में लेते हुए? भाव अर्थ में। संग्रह शब्द को मतलब भाव अर्थ में, ग्रह धातु से जो अप प्रत्यय किया वो भाव अर्थ में अगर करें तब, तो जैसे हम पहले अर्थ कर रहे थे वो हो जाएगा। और यहाँ पे जो सार संग्रह का अर्थ किया है उसके अनुसार सार संग्रह किसको कह रहा है? काशिका को। और जो हम पहले अर्थ कर रहे थे वहां पे समास भी अलग है, फिर सारस्य संग्रह षष्ठी समास है वहां तो। और जो काशिकाकार ने, ये जिनेंद्र बुद्धि जी ने, न्यासकार ने अर्थ किया है अभी, उसके अनुसार तो सार संग्रह शब्द में क्या समास है? कर्मधारय तत्पुरुष है। सारम च असौ संग्रहश्चेति सार संग्रह। अब ऐसा समास करके सार संग्रह शब्द किसको इंगित करता है वो अग्रिम पंक्ति में बता रहे हैं। देखिए, स पुनरअयम एव काशिकाख्यो वृत्ति विशेषः। वह यह सार संग्रह कौन है? काशिका नाम वाला वृत्ति विशेष ही सार संग्रह है। ठीक है, आगे देखिए। अत्र सार शब्देन निर्दोषता उद्भाविता। यहाँ सार शब्द को क्यों ग्रहण किया? तो कह रहे हैं कि सार शब्द से इस शास्त्र की निर्दोषिता बताई जा रही है कि न्याय युक्त ग्रंथ है, अन्याय्य व्याख्यान नहीं है कि कहीं बहुत संक्षेप कर दिया, कहीं बहुत विस्तार कर दिया, जिन बातों की आवश्यकता नहीं थी उनको भी रख दिया, और जिन बातों की आवश्यकता थी उनको भी छोड़ दिया। ऐसे ऐसे दोष इसमें नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए सार शब्द रखा गया है। सार शब्द के द्वारा इस ग्रंथ की निर्दोषिता को कहा जा रहा है, निर्दोषिता को उद्भावित किया गया है, प्रकट किया गया है। क्यों? न ही सदोषस्य शास्त्रस्य न्यायाद अनपेतत्वम उपपद्यते। क्योंकि जो सदोष शास्त्र होता है उसको हम न्याय से युक्त है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, सदोष शास्त्र का न्यायाद अनपेतत्व उपपन्न नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। न्यायेन तस्य बोध्यमानत्वात्, क्योंकि न्याय के द्वारा ही किसी शास्त्र का न्यायाद अनपेतत्व बोधित हो सकता है। ठीक है ना, न्याय के द्वारा ही किसी भी शास्त्र का न्यायाद अनपेतत्व बोधित हो सकता है, निर्दोषिता बोधित हो सकती है। संग्रह शब्देनापि गुणवत्ता ख्याप्यते। और संग्रह शब्द से क्या कही जा रही है? शास्त्र की गुणवत्ता कही जा रही है। न ही अन्यथा सम्यक सर्वम लक्षणम लक्ष्यम चानेन शक्यते संगृहीतुम। न ही अन्यथा, अगर ये ग्रंथ जो है वो न्याय ग्रंथ ना हो, न्याय युक्त ग्रंथ ना हो, तो फिर और इसके लिए संग्रह शब्द का प्रयोग ना करें तो फिर हम कैसे बताएंगे कि इसने सारे लक्षणों को, लक्ष्यों को ग्रहण किया हुआ है अपने में? इस शास्त्र के द्वारा सारे लक्ष्य लक्षणों को ग्रहण किया जा रहा है,
ये हम बिना संग्रह शब्द के कैसे बताएंगे? तो संग्रह शब्द के द्वारा इस शास्त्र का ये गुण विशेष, इस शास्त्र की ये गुणवत्ता बताई जा रही है कि सारे लक्षण और लक्ष्य इसके द्वारा संग्रहित किए जा सकते हैं, संग्रहित किए गए हैं यहाँ पर। ठीक, अब अग्रिम सूत्र का व्याख्यान शुरू होता है, उसको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। एतावदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।